नमस्कार, मैं अंजलि कंपैरेटिव हेल्थ केयर से। आज हम बात करेंगे पंचकुला के पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर अखिल मोंगा से, जो कि हमें ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं उनसे। गुड इवनिंग सर, मैं अंजलि कंपैरेटिव हेल्थ केयर से। हमारे पेशेंट्स के काफ़ी डाउट्स होते हैं ब्रेन स्ट्रोक को लेकर। सो आई होप आपसे बात करके उनके डाउट्स क्लियर होंगे। जरूर, मैं भी यही सोचता हूँ। सो सर, ब्रेन स्ट्रोक या फिर स्ट्रोक होता क्या है? ब्रेन स्ट्रोक आसान शब्दों में बताऊं तो इसका क्या मतलब ये है कि ब्रेन का कुछ हिस्सा जब एकदम से काम करना बंद कर दे तो उसको ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। कि कोई ना कोई एक पार्ट, जैसे हाथ को जहां से कंट्रोल किया जा सकता है या पैर को जहां से कंट्रोल किया जा सकता है, या स्पीच किसी की खराब हो जाती है, या एकदम से चक्कर आ जाता है, बेहोश हो जाते हैं। कोई भी एक पार्ट ऐसा ब्रेन का जो एकदम से काम करना बंद कर दे, उस टाइम उस चीज को स्ट्रोक बोलते हैं। ओके। सर, कितने प्रकार का होता है ये ब्रेन स्ट्रोक? ब्रेन स्ट्रोक दो टाइप के होते हैं, जिसके अंदर एक स्ट्रोक को बोलते हैं इश्केमिक स्ट्रोक और एक को बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। इश्केमिक स्ट्रोक को आसान शब्दों में कहूँ तो इसका मतलब ये है कि जो खून की नसें ब्रेन को खून लेके जाती हैं, उनमें सडनली एक ब्लॉक हो जाता है। तो जिस भी पार्ट की नस में वो क्लॉट या ब्लॉक आता है, वो काम करना बंद कर देता है। जैसे ही उसको खून मिलना, अपना पोषण मिलना बंद हो जाता है, तो वो काम करने लायक नहीं रहता और बड़ी जल्दी उसका जो वर्किंग पोटेंशियल है या जो उसका नॉर्मल काम है, वो करना बंद कर देता है। जबकि हेमरेजिक स्ट्रोक एक दूसरे प्रकार का स्ट्रोक है, जिसके अंदर जो खून की नस है वो फट जाती है। उस वजह से ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होती है, ब्रेन के आसपास ब्लीडिंग होती है, और वो प्रेशर की वजह से ब्रेन काम करना बंद कर देता है। तो ये दो अलग अलग कारण है। खून ना पहुंचने से भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, और खून की नस में प्रेशर ज्यादा होने से और फटने से भी स्ट्रोक हो सकता है। ओके। सो सर, मेन इसके रीजंस क्या होते हैं ब्रेन स्ट्रोक होने के नॉर्मली पेशेंट्स के अंदर? किस वजह से होता है ये? जैसे मैंने कहा कि खून जो रुकना, ब्रेन तक ना पहुंचना, वो यूजली बॉडी के किसी पार्ट में से कोई क्लॉट बन के या तो हार्ट में या गले की नसों में या ऊपर ब्रेन की नस में ही थोड़ी सी छोटी नैरोइंग होती है, या खून की नली पहले से पतली होती है, जो वो क्लॉट आके वहां फंस जाता है। तो यूजली उस वजह से उनको इश्केमिक स्ट्रोक होता है। और दूसरा, अगर आप जैसे कहें कि हेमरेजिक स्ट्रोक है, वो या तो बीपी बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से, कि जो प्रेशर था नाली में वो बहुत ज्यादा है, या फिर जो नसें हैं उनके अंदर ही इनहेरेंट प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उसमें कोई वीकनेस का पॉइंट है जहां पे गुब्बारा बन जाता है। इसे हम यूजली एन्यूरिज्म बोलते हैं। हम्म। कि खून की नली में कोई एक पॉइंट था जहां पे वीकनेस थी, जैसे कि आप समझे कि पानी की पाइप में कोई एक पॉइंट वीक है और वो सडनली वहां से फट सकती है। तो वैसे ही या तो कोई वीकनेस है खून की नली में, या फिर प्रेशर ही बहुत ज्यादा था कि ब्लड प्रेशर किसी का 120 की बजाय 200 के आसपास है, तो उनको भी एकदम से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये दो तीन मेन कारण होते हैं। उसके अलावा कुछ और छोटे छोटे कारण भी हैं, जो हम यूजली एज पेशेंट हमारे पास आता है तो पता चलता है। बट एक चीज है, या तो कोई क्लॉट आ सकता है जो बंद करता है खून को, या फिर जो खून की नस है वो फट सकती है, या उसका जो वीक पॉइंट है वहां से उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। अच्छा, ठीक है सर। सर, सबसे ज़्यादा हायर रिस्क कौन से पेशेंट्स को होता है ब्रेन स्ट्रोक होने को, या फिर कोई एज ग्रुप होता है इसको होने के लिए? यूजली पहले जमाने में स्ट्रोक्स माना करते थे कि 40 50 60 साल की उम्र के बाद ही होते हैं, कि यूजली एल्डरली लोगों के अंदर ज्यादा पाया जाता है। और इसका जो कारण होते थे वो होता था कि किसी को शुगर है, किसी का बीपी कंट्रोल नहीं है, कोई स्मोकिंग करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ये सब चीजें आर्टरीज के अंदर फंस जाती थी, और उससे उसको धीरे 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 ब्लॉक करते थे। या किसी की हार्ट कंडीशन होती है जिससे कि हार्ट के अंदर क्लॉट बनते हैं और वो ऊपर जाके फंस सकते हैं। तो ये कुछ चार पांच इंपॉर्टेंट कारण होते थे। मोटापा हो गया, तो उन सब से भी सेम ही प्रॉब्लम्स बनती हैं, जो शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, एक्सरसाइज ना करना। तो ये सब चीजें उम्र के साथ साथ जैसे जैसे ये खराब तत्व हमारी बॉडी में इकट्ठे होते थे, तो इनसे प्रॉब्लम बनती है। और स्पेशली जो खून, जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है जिसमें खून की नस फटती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर। ये और साथ में जो स्मोकर्स होते हैं उसमें इसका रिस्क और भी ज्यादा होता है। पर जैसे जैसे अब हमने देखा है कि स्ट्रेस बढ़ रहा है लोगों में, बीमारियां यंग लोगों में आ रही हैं,
और कोविड का भी टाइम था जब ऑलरेडी हमने सुना कि ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन रहे थे जिसके लिए खून पतला करने की दवाई दी जा रही थी। तो उस टाइम पे हमने 30 साल 40 साल की उम्र के लोगों में भी काफी रेगुलरली स्ट्रोक देखे। कुछ और ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इवन बच्चों में और यंगस्टर्स में भी स्ट्रोक हो सकते हैं, पर कॉमनली जो एज ग्रुप है वो 40 साल 40-45 साल के बाद ही आता है, स्पेशली जिन लोगों में शुगर बीपी और कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं। ओके। सर, इसके अर्ली सिम्टम्स होते हैं कुछ? ये स्ट्रोक के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो समझने वाली है वो ये कि ये एकदम से होता है। हुँ। ये आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देता, बहुत ज्यादा सोचने का। ये जो ऐसे आपने मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए, हुँ। ये जरूर है कि आप इनको कम करें क्योंकि आपका प्रॉब्लम आगे आगे बढ़ सकता है। एंड इन अगर आपका वेट ज्यादा है और आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है, बीपी बहुत ज्यादा है, तो उन चीजों से हम जरूर ये कोशिश कर सकते हैं कि स्ट्रोक का रिस्क कम हो जाए। पर जब स्ट्रोक डेवलप होता है तो यूजली एकदम से होता है, तो सडनली कोई बेहोश हो जाएगा। तो ये तो नहीं कह सकते अर्ली सिम्टम्स क्या है, पर हाँ, कि वो कैसे प्रेजेंट करता है वो जानना बहुत जरूरी है, ताकि जब आप अपने घर में किसी के अंदर वो सिम्टम्स देखें तो आप ये पहचान सकें कि इसको स्ट्रोक हो रहा है और इन्हें सडनली और या इमीडिएटली हमें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो इसके अंदर जो कॉमन सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो ये कि एक तो पेशेंट कई बार सडनली बेहोश हो जाता है, या वो कोई बहकी बहकी बातें करता है, या जो बोलने का ढंग है कि वो बोल नहीं पाता ठीक से, या तो आवाज निकलती ही नहीं है या अजीब निकलती है। तो आप जैसे हम और आप शब्द बोलते हैं उसकी जगह उसके मुंह से हुँ। करके फंस के आवाज निकलती है। जो फेस है वो एक साइड का टेढ़ा हो सकता है, हल्का सा जिस तरफ का स्ट्रोक है उधर को मुंह टेढ़ा हो जाता है, या वो अपना हाथ पैर चलाना बंद हो जाता है। तो एक साइड बॉडी की जो है वो यूजली उसका हाथ और पैर चलने कम हो जाता है। ये इसलिए देखा जाता है क्योंकि खून की जो नसें हैं, जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है, और जो राइट साइड का ब्रेन है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। तो अगर यूजली एक साइड की कोई नस बंद होती है तो ऑपोजिट साइड में इस तरह की वीकनेस और ये प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो स्पीच की प्रॉब्लम, हाथ या पैर चलाने की वीकनेस, सडन चक्कर आना, सडन बेहोशी होना, ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। और अगर ऐसा किसी पेशेंट में डेवलप होता है, स्पेशली अगर वो 40-50 साल से ऊपर की उम्र के हैं और साथ में शुगर बीपी जैसी बीमारियां हैं उनको, तो उनको जरूर जल्द से जल्द हमें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ओके। सर, जैसे आपने अभी बताया पेशेंट बेहोश होता है, उन्हें हम हॉस्पिटल लेके जाएँ, तो उनके कुछ टेस्ट होते होंगे डायग्नोस्टिक, तो वो टेस्ट कौन से होते हैं? यूजली जैसे ही पेशेंट हमारे पास अस्पताल में आता है तो क्विकली उनको एग्जामिन करते हैं। जैसे ही हमें लगता है कि इनको स्ट्रोक हो सकता है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन होना जरूरी होता है। अगर सीटी स्कैन अवेलेबल है तो वो, नहीं तो एमआरआई सबसे बेस्ट है, क्योंकि एमआरआई छोटे से छोटे स्ट्रोक भी और जल्दी से जल्दी पिक करता है। पर क्योंकि कई अस्पतालों में एमआरआई इतना इजिली 24/7 अवेलेबल नहीं होता है, तो सीटी स्कैन भी उसका इक्वली एटलीस्ट स्टार्टिंग में हमें एक आइडिया दे सकता है। इसमें देखने वाली बात ये होती है कि सबसे पहला पॉइंट है कि उसमें ब्लीडिंग है या फिर ब्लीडिंग नहीं है। क्योंकि अगर हमारा जो स्ट्रोक है वो इस्कीमिक स्ट्रोक है जिसमें खून बंद हो गया है, उसमें हम यूजली खून की नाली को खोलने की कोशिश करते हैं। पर अगर वो पहले से ही ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक है जिसमें ब्रेन की नस फटी है और हम उसमें और खून पतला करने वाली दवाइयां दे दें, तो वो और ज्यादा ब्लीडिंग करवा सकता है। तो सबसे पहले हम एक सीटी स्कैन करवाते हैं, उसके अंदर हमें आइडिया लग जाता है। ब्लीडिंग वाली जो स्ट्रोक है वो डेफिनेटली पता चल जाती है। जो खून रुकने वाला स्ट्रोक है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो कई बार 5-6 घंटे बाद ही हमें आइडिया लगता है। पर इतना पता लगा सकते हैं हम सीटी स्कैन में कि एटलीस्ट ब्लीडिंग नहीं है। और अगर हम उसमें एक डाई देते हैं तो यही पता लग जाता है कि क्या कोई खून की नस बंद है। इनके बेसिस पे हम आगे उनका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो पेशेंट को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, और ऐसी जगह पहुंचना चाहिए जहां पे सीटी स्कैन या एमआरआई करने की सुविधा हो। ठीक है। सर, पेशेंट को अगर ब्रेन स्ट्रोक निकल आया टेस्ट में, सो उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है? इलाज क्या है इसका? और वो कितने दिन का प्रोसेस होता है? कितना समय लगता है उसमें? क्या होता है वो? अगेन जैसे मैंने कहा कि बिकॉज दो तरह के अलग अलग स्ट्रोक हैं और उनकी जो रीजन है वो बिल्कुल ही अलग है, तो उनकी ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहूंगा कि है कि ब्रेन सेल्स हर मिनट लाखों ब्रेन सेल्स मर जाते हैं अगर को खून नहीं पहुंचता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको पहचान के हॉस्पिटल आना।
हॉस्पिटल आने के बाद हम ये देखते हैं कि या खून की नस बंद हो गई है या फिर ब्लीडिंग हुई है। अगर तो ब्लीडिंग होती है तो हमें उसको ज़्यादा सपोर्टिव केयर होता है, उसके अंदर एक्टिव केयर कम होता है कि पहले तो हमें पेशेंट को ठीक करना है कि एटलीस्ट उसको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो सब चीज़ों को, बीपी को कम करना है सबसे पहले। फिर हम उनका एक स्कैन करते हैं जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि क्या सिर्फ बीपी की वजह से प्रॉब्लम हुई है या फिर खून की नस में कोई वीकनेस थी या एन्यूरिज्म था जो मैंने आपको पहले बताया, उससे ब्लीडिंग हुआ है। तो अगर सिर्फ बीपी की परेशानी है और नॉर्मल मेजर्स के साथ जैसे सपोर्टिव केयर होता है, उनको सांस लेने में मदद करना, उनको ड्रिप लगाना, सारी चीजें बाहर से प्रोवाइड करना, जब तक के लिए वो खुद से ठीक नहीं हो जाते, तो वो सपोर्टिव केयर दी जाती है। अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है और प्रेशर बहुत ज्यादा है ब्रेन के ऊपर, तो कई बार ब्रेन का एक छोटा सा जो हड्डी का टुकड़ा है उसको निकाल दिया जाता है ताकि जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाए, क्योंकि ब्रेन एक जो हड्डी है उसके अंदर फंसा हुआ होता है, कोई स्पेस नहीं होता है उसको ग्रो करने के लिए। तो अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है और अंदर प्रेशर बन रहा है तो कभी कभी हमें ऑपरेशन करके वो हड्डी को थोड़ी देर हटाना पड़ता है ताकि वो ब्लीडिंग के साथ भी थोड़ा सा ब्रीथ कर सके, ब्रेन को जगह मिले फूलने के लिए। दूसरी बात ये, अगर एन्यूरिज्म निकलता है तो आजकल एन्यूरिज्म को बंद करना पड़ता है, क्योंकि अगर उसको बंद नहीं करते हैं तो बार बार ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। भले ही अगर पेशेंट एक बार माइल्ड ब्लीडिंग के साथ बच भी जाता है, पर अगर दोबारा ब्लीडिंग होती है तो वो यूजली जानलेवा होती है। तो जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर ही अंदर हमें उसे बंद करना होता है। वो सर्जरी से भी किया जाता है और आजकल एंडोवैस्कुलर टेक्निक्स हैं कि आर्टरी के अंदर से ही जाके, नस के अंदर ही जाके हम उसके अंदर या तो कॉइल डाल देते हैं या फिर एक स्टेंट डाल देते हैं ताकि वो कवर हो जाए और उससे दोबारा ब्लीडिंग ना हो। तो ये तो मैनेजमेंट है कि जब नस या फटती है या ब्लीडिंग होती है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर नस में क्लॉट आ जाता है और ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचता, तो वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिले। तो यहाँ मैं अपने मतलब पेशेंट्स को बताना चाहूंगा कि इस चीज को पहले से ध्यान में रखें कि कहाँ पे इस तरह की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, कौन से हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, कहाँ ये सुविधाएं अवेलेबल हैं, ताकि वो फटाफट वहां पहुंचे। यूजली 15 से 20 मिनट के अंदर ही उनका सारा चेकअप हो जाना चाहिए, ब्लड टेस्ट चले जाने चाहिए, सीटी स्कैन, एमआरआई अगले 15 मिनट में हो जाना चाहिए। और अगर क्लॉट मिलता है तो उसको एक तार के माध्यम से खींच के बाहर निकाला जा सकता है। अगर हम उसको निकालने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो खून फिर से चलने लग जाता है और जो ब्रेन का पार्ट उस नस से खून लेता है वो बचाया जा सकता है। ये सबसे बड़ी ट्रीटमेंट है इस तरह के स्ट्रोक की, कि अगर हम उस पार्ट को बचा सकते हैं खून की नस खोलने से, उससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर क्लॉट बहुत छोटा है, बहुत आगे पड़ा है, तो एक इंजेक्शन भी आता है जिसको देके एकदम से क्लॉट को ब्रेक किया सकता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सारा काम सिर्फ शुरू के 4 से 6 घंटे में हो सकता है, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि 6 घंटे तक बराबर ही बात है। हम तो चाहते हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट हमारे पास पहुंचे, हम उसका टेस्ट करें और वो जो क्लॉट को निकालें या फिर इंजेक्शन देके उसको तोड़ने में हेल्प करें। पर हमने बहुत बार देखा है कि पेशेंट इधर उधर घूमता रह जाता है और जब तक वो हमारे पास पहुंचते हैं तो ऑलरेडी उनके ब्रेन में वो डैमेज परमानेंट हो चुका होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी स्ट्रोक हो वो फटाफट डॉक्टर के पास आए और उनकी दी हुई जो सुझाव है उस पर जल्दी जल्दी डिसीजन लें, क्योंकि थोड़ा कॉस्टली ट्रीटमेंट होने की वजह से पेशेंट बहुत सोचते हैं, इधर उधर बात करते हैं, इतने टाइम में हर मिनट के साथ ब्रेन के सेल्स मरते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस बात को समझें कि क्या हो रहा है ब्रेन के अंदर, और उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि किसी तरह हम दोबारा खून की नस को खोल सकें। तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, जिसके अंदर हम तार डाल के उस क्लॉट को निकालते हैं, और जो इंजेक्शन होता है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोलाइसिस। तो ये दो ऑप्शंस यूजुअली पेशेंट्स को दी जाती हैं। पर अगर 6 या 8 घंटे से ऊपर का टाइम हो जाए और हमें लगता है कि अब वो ब्रेन ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, तो सिमिलरली जैसे खून की नस फटने के साथ होता है, तो फिर हमें सिर्फ सपोर्टिव मेजर्स ही हम उनको दे सकते हैं और होप कर सकते हैं कि कुछ ब्रेन का पार्ट रिकवर करे अपने आप। पर अगर वो डिले ना हो तो पेशेंट्स इवन विद इन पहले 4-5 दिन में चल के वापस जा सकते हैं। पर अगर वो डैमेज हो गया है और वो नहीं चल सकते दोबारा, तो ये जर्नी बहुत लंबी हो जाती है,
साल दर साल उनको हर काम के लिए किसी का सपोर्ट लेना पड़ता है, जो नौकरी कर रहे होते हैं वो सब उनको छोड़नी पड़ती है। तो एक बहुत मेजर लॉस एक पर्सन की और उनकी फैमिली की लाइफ में बचाया जा सकता है, अगर वो सही टाइम पे इन स्ट्रोक ट्रीटमेंट्स के लिए हॉस्पिटल टाइम पे पहुंच सके। Okay. So, thank you so much, sir, for your time. Video was very informative, and thank you. थैंक यू सो मच।